गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन सुन रहे हैं राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में अपन बात कर रहे हैं अजमेर के चौहान वंश का इतिहास। इससे पहले के वीडियो में अजमेर के इतिहास को प्रारंभ करते हुए अपन ने गुवक प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ और अजय राज या अजय पाल की चर्चा की थी। आज इस कड़ी को अपन आगे बढ़ाएंगे। पहले के वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जिसे हम अजमेर के चौहान कहते हैं वो शाकंभरी के चौहान भी कहलाते हैं, और शाकंभरी के इन चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर हुआ करती थी, जिसे आज हम नागौर के नाम से जानते हैं। शाकंभरी जो अजमेर के पास स्थित है, वहां पर शाकंभरी माता का मंदिर भी है, और इनका निर्माण चौहानों के द्वारा ही करवाया गया था। और शाकंभरी माता अजमेर के चौहानों की कुल देवी हुआ करती थी। अजमेर के चौहानों का इतिहास गुवक से प्रारंभ होता है और चलते चलते पृथ्वीराज तृतीय तक जाता है। अजमेर के चौहान जो सबसे पहले जंगलधर या शाकंभरी के चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुए, धीरे धीरे इनके साम्राज्य का विस्तार दिल्ली तक हुआ। जब विग्रहराज चतुर्थ अजमेर के शासक हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। और जो पृथ्वीराज तृतीय थे, वहां तक दिल्ली उनके शासन में रहा। उनके पराजित होने के पश्चात मोहम्मद गोरी का साम्राज्य वहां पर स्थापित हुआ था। खैर, हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो हमें अजमेर के चौहान वंश के इतिहास के बारे में अनेक शासकों के विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक संदर्भ प्राप्त होते हैं। उन्हीं को हम आज आगे बढ़ाएंगे। आपसे निवेदन, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। चलिए शुरू करते हैं अजमेर के चौहानों का इतिहास। आज अपन बात करेंगे अजमेर के चौहान वंश में अर्णोराज, जो आनाजी के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हुए और जिनका शासनकाल अजमेर में 1135 से 1150 ईस्वी तक रहा। अजय राज के बाद अर्णोराज ने 1133 ईस्वी के लगभग अजमेर का शासन संभाला। यानी कि अजय राज या अजय पाल की मृत्यु के पश्चात आनाजी, या जिन्हें अर्णोराज कहते हैं लेकिन आनाजी के नाम से ज्यादा फेमस है, इन्होंने 1133 ईस्वी के लगभग अजमेर की गद्दी संभाली। अर्णोराज की उपाधियां महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम बटारक आदि। मैं आपको बता दूं कि ये जो भारी भरकम उपाधियां हैं, जैसे कि महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम बटारक, ये उपाधियां जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हुआ करते थे वो धारण किया करते थे। जैसे हम नागभट, मिहिर भोज आदि का उल्लेख जब हम करते हैं तब उनके नाम के साथ इन उपाधियों का वर्णन आता है। संभवतया उन्हीं से प्रेरित होकर अजमेर के चौहान शासकों ने भी इसी प्रकार की भारी भरकम उपाधियां ग्रहण की थी। अर्णोराज ने तुर्क आक्रमणकारियों को बुरी तरह हराया। जब तुर्कों का आक्रमण समय समय पर राजस्थान में होता रहा था, तो उस समय अर्णोराज जो अजमेर के शासक हुआ करते थे, इन्होंने समय समय पर तुर्क आक्रमणकारियों का सामना किया और उनको हर बार हराया था। इसने 1137 ईस्वी में तुर्कों को पराजित किया तथा तुर्कों के खून को धोने के लिए चंद्रा नदी को रोककर तारागढ़ व नागपाड़ के मध्य आना सागर झील का निर्माण करवाया था। एक बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध अजमेर में ही 1137 ईस्वी में हुआ था, जब अर्णोराज या आनाजी अजमेर के शासक हुआ करते थे। तुर्क आक्रमणकारियों को इन्होंने अजमेर के निकट बहुत बुरी तरह से पराजित किया था, और इतना भयंकर कत्लेआम तुर्कों का वहां पर किया गया था कि चारों तरफ सिर्फ खून ही खून नजर आ रहा था। और कहा जाता है कि इस खून को धोने के लिए, खून से इस पवित्र धरती को साफ करने के लिए जो चंद्रा नदी थी, उस चंद्रा नदी को रोककर तारागढ़ और नाग पहाड़ के बीच में एक झील का निर्माण करवाया गया था, जो आज आना सागर झील के नाम से जानी जाती है। यह तथ्य याद रखिएगा कि आना सागर झील का निर्माण आनाजी ने, यह अर्णोराज ने करवाया था। क्यों करवाया था? 1137 के युद्ध में पराजित तुर्कों के खून को धोने के लिए और अपनी धरती को पवित्र करने के लिए।
जयानक ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में लिखा है कि अजमेर को तुर्कों के रक्त से शुद्ध करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया था। जयानक, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा, इस ग्रंथ में जयानक लिखता है कि अजमेर को तुर्कों के रक्त से शुद्ध करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया था, ताकि इस झील के पानी से इस रक्त को धोया जा सके और अजमेर को शुद्ध किया जा सके। इस झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है, तथा शाहजहां ने 5 बारादरी का निर्माण करवाया था। आज भी आप देख सकते हैं, जब अपने अजमेर जाते हैं तो अजमेर में जो आना सागर झील है, उस आना सागर झील से पहले बाहर की तरफ एक पार्क बना हुआ है, गार्डन बना हुआ है, एक उद्यान बना हुआ है, जिसे जहांगीर ने बनवाया था और उसका नाम रखा था दौलत बाग। आज इस उद्यान को, आज इस बाग को सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है और सुभाष उद्यान के ही तट से लगता हुआ आना सागर झील बना हुआ है। और इस आना सागर झील के किनारे 5 बड़ी बड़ी बारादरी बनी हुई है। बारादरी का मतलब वहां पर 5 इस प्रकार के झरोखे टाइप में महलनुमा आकृतियां बनी हुई है, संगमरमर से निर्मित, पूरी की पूरी सफेद कलर से। और इन बारादरियों का निर्माण शाहजहां ने आराम पसंदगी के लिए करवाया था। आपको ये ध्यान होगा कि यहाँ पर अजमेर में मुगल सम्राट अकबर ने एक किले का निर्माण कराया, जो मैगजीन का किला कहा जाता है, अकबर का किला भी कहा जाता है। और अकबर ने अपना प्रसिद्ध ऐतिहासिक दरबार भी अजमेर के किले में लगाया था। और इसके पश्चात अकबर के पश्चात जहांगीर अजमेर जब भी आता था उस किले में निवास करता था, और इसी कारण से जहांगीर ने यहाँ पर दौलत बाग का निर्माण करवाया। और जहांगीर के पश्चात जब शाहजहां शासक हुए मुगल वंश के, तो उन्होंने आना सागर झील के किनारे आराम करने के लिए और ठंडी हवा का लुत्फ लेने के लिए वहां पर 5 बारादरियों का निर्माण करवाया था। आप देखेंगे तो वहां बड़ी बड़ी छतरियां नुमा ऐतिहासिक महल स्थित है, जिनको बारादरी कहा जाता है, जिसका निर्माण शाहजहां ने आना सागर झील के किनारे पर करवाया था। अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। आज भी पुष्कर में वराह मंदिर देखा जा सकता है। पुष्कर में हालांकि कई सैकड़ों मंदिर है, उनमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर तो ब्रह्मा जी का मंदिर है, और कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का विश्व में एकमात्र मंदिर यही है। हालांकि और भी जगह मंदिर देखने को मिलते हैं। और दूसरा प्रसिद्ध मंदिर जो है वो वराह मंदिर है, जिसका निर्माण पुष्कर में अर्णोराज ने यानी कि आना जी ने करवाया था। इस मंदिर से विष्णु की मूर्ति को मुगल सम्राट जहांगीर ने पानी में फेंक दिया था। जो आना सागर झील का पानी था, जो पुष्कर झील का पानी था, उस पुष्कर झील के पानी में वराह मंदिर का जो ऐतिहासिक विष्णु की मूर्ति थी, जिसका निर्माण आना जी ने करवाया था, उस मूर्ति को उसमें पानी में फेंकवा दिया गया था। गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल ने अर्णोराज पर आक्रमण किया, जिसे अर्णोराज ने विफल कर दिया। गुजरात में जो चालुक्य वंश के शासक हुआ करते थे, उसमें एक शासक हुए करते थे कुमारपाल। समय समय पर अजमेर के चौहानों का और गुजरात के चालुक्य राजवंश का बराबर संघर्ष होता रहा था। कई बार संघर्ष हुआ इसमें। कुमारपाल ने अर्णोराज पर आक्रमण किया, लेकिन अर्णोराज ने या आना जी ने इस आक्रमण को विफल कर दिया। यह जानकारी हमें प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ में मिलती है, जिसे मेरुतुंग ने लिखा है। मेरुतुंग का ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसे प्रबंध चिंतामणि नाम दिया गया था, इस ऐतिहासिक ग्रंथ से हमें यह जानकारी मिलती है कि गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल ने अर्णोराज यानी आना जी पर आक्रमण किया था, और इस आक्रमण को अर्णोराज ने विफल कर दिया था। अर्णोराज ने 1142 ईस्वी में चालुक्य शासक कुमारपाल से पराजित हुआ, तथा कुमारपाल 1145 अर्णोराज 1145 ईस्वी में आबू के निकट फिर से चालुक्य शासक कुमारपाल से पराजित हुआ। एक बार जब कुमारपाल ने अर्णोराज पर आक्रमण किया था, तब अर्णोराज ने इसको विफल कर दिया था। लेकिन दूसरी बार जब 1142 ईस्वी में इसी कुमारपाल ने दोबारा आक्रमण किया, तब आना जी पराजित हुए। फिर 1145 ईस्वी में फिर से कुमारपाल ने आना जी पर आक्रमण किया। आबू के निकट प्रसिद्ध युद्ध हुआ इनके बीच में, और इसमें भी वह पराजित हुआ। यानी कुमारपाल ने 2 बार 1142 ईस्वी में और 1145 ईस्वी में आना जी को पराजित किया था।
फिर इन दोनों के मध्य संधि हुई तथा कुमारपाल की बहन व जय सिंह की पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज के साथ हुआ था। यानी कि इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए दोनों के बीच में एक ऐतिहासिक संधि हुई और इस ऐतिहासिक संधि के मार्फत यह तय किया गया कि कुमारपाल की बहन जो कि जय सिंह की पुत्री थी जिसका नाम था कांचन देवी, इसका विवाह आनाजी के साथ किया गया और ये वैमनस्य फिर हमेशा के लिए समाप्त हो गया था और चालुक्य राजवंश और इधर शाकंभरी के चौहान राजवंश के आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे। अर्णोराज की हत्या उसके बेटे जगदेव ने की, इसलिए जगदेव को चौहान वंश का पितृहंता कहा जाता है। जगदेव जो अर्णोराज यानी कि आनाजी का पुत्र था, इन्होंने आखिरकार आनाजी की हत्या कर दी थी और इसी कारण से जगदेव को चौहान वंश का पितृहंता भी कहा जाता है। अब है अजमेर के चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक जिसे नाम दिया गया विग्रहराज चतुर्थ और इसको इतिहास में बिसल देव के नाम से ज्यादा जाना जाता था, जिसका शासनकाल 1158 से 1163 ईस्वी तक रहा, मात्र 5 साल। लेकिन इस 5 साल के शासन ने पूरा का पूरा चौहानों का इतिहास बदल कर रख दिया। सबसे महत्वपूर्ण शासकों में, अजमेर के चौहान शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में जिसका नाम आता है वह है बिसल देव या विग्रहराज चतुर्थ। बिसल देव के नाम से ज्यादा जाना जाता था। चौहानों के इतिहास का महत्वपूर्ण शासक बिसल देव के नाम से जाना जाने वाला विग्रहराज चतुर्थ था। हालांकि नाम तो इसका विग्रहराज चतुर्थ था, लेकिन इतिहास में इसको बिसल देव के नाम से ज्यादा जाना जाता है। यह बिसल देव के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। इसके शासन काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। अभी मैंने बताया कि मात्र 5 साल तक इस व्यक्ति ने शासन किया, लेकिन इस 5 साल के शासन को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। इतना शानदार शासन इसका रहा था। और जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि इसी के शासनकाल में पहली बार दिल्ली चौहानों के अधिकार में आई थी और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार दिल्ली तक कर दिया था। खैर इसी के कारण से और कुछ सांस्कृतिक तत्वों के कारण से विग्रहराज के काल को, बिसल देव के काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। बिसल देव 1158 ईस्वी में अजमेर की गद्दी पर बैठा, यानी कि जब 1158 ईस्वी का समय आया तब बिसल देव को अजमेर की गद्दी प्राप्त हुई। सर्वप्रथम विग्रहराज ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली के आसपास वाले भूभाग पर अधिकार कर लिया तथा दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। जब बिसल देव गद्दी पर बैठे थे तब दिल्ली के ऊपर तोमर वंश का शासन हुआ करता था। दिल्ली के आसपास के इलाके पर भी पूरे पर तोमरों का शासन हुआ करता था और तोमरों और बिसल देव यानी कि चौहानों की सीमाएं आपस में मिलने लग गई और इस कारण से दोनों के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध के माध्यम से बिसल देव ने तोमरों को बुरी तरह से पराजित करके दिल्ली पर अधिकार स्थापित कर लिया। न केवल दिल्ली पर अधिकार किया बल्कि बिसल देव ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर और दिल्ली को अपना मुख्य केंद्र बनाकर यहीं से शासन प्रारंभ किया था, यहीं से शासन का संचालन किया था। चौहानों के हाथ में पहली बार दिल्ली का राज आया, यानी कि यह पहला इतिहास है अजमेर के ही चौहानों का नहीं बल्कि राजस्थान के राजपूतों का कि पहली बार किसी के अधिकार में दिल्ली का ताज आया था और दिल्ली पर उसने अपना शासन, अपनी हुकूमत चलाई थी। दिल्ली को अपना केंद्र बनाकर, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर शासन का संचालन किया था। विग्रहराज चतुर्थ को कटिबंधु के नाम से भी जाना जाता था। कटिबंधु इसका उपनाम कह लीजिए, इसकी उपाधि कर लीजिए। बिसल देव चतुर्थ या विग्रहराज चतुर्थ को कटिबंधु के नाम से जाना जाता था। बिसल देव एक कवि था, इसलिए उसकी उपाधियां कवि बांधव व कंठा भरण थी। बहुत प्रसिद्ध कवि होने के कारण से इन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ या नाटक भी लिखा था। चूंकि खुद एक कवि थे इसलिए इनकी जो उपाधियां थी वो कवि बांधव व कंठा भरण थी। विग्रहराज विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण से कवि बांधव के नाम से जाना गया। कवि बांधव जो इसको उपाधि प्रदान की गई थी, इसके पीछे कारण यही था कि वो विद्वानों का यानी कि विशेष रूप से कवियों का आश्रयदाता था और अपने दरबार में वो कवियों को आश्रय प्रदान करता था, इसलिए कवि बांधव यानी कवियों का बंधु की उपाधि इसको प्रदान की गई थी। चौहानों में बिसल देव सबसे अधिक साहित्य प्रेमी विद्वान था।
चौहानों के जितने भी शासक हुए उनमें सबसे अधिक साहित्य प्रेमी शासक का नाम यदि आता है तो वो बिसल देव का नाम आता है। बिसल देव साहित्य प्रेमी होने के साथ साथ खुद भी साहित्य लेखन में रुचि रखता था। बिसल देव संस्कृत भाषा का विद्वान था। इसने संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक की रचना की थी। चूंकि बहुत विद्वान व्यक्ति हुआ करता था, साहित्य प्रेमी हुआ करता था, इसलिए संस्कृत भाषा में उसने एक ऐतिहासिक नाटक लिखा जिसका नाम था हरिकेली। हरिकेली नाटक की रचना बिसल देव या विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। इस नाटक का आधा भाग 2.5 दिन के झोंपड़े की दीवार पर अंकित है तथा आधा भाग इंग्लैंड के ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय के स्मारक पर अंकित है। ये थोड़ा सा तथ्य ध्यान में रखिएगा कि जो हरिकेली नाटक है जिसको बिसल देव ने लिखा था वो बिसल देव के द्वारा निर्मित, उसके बाद जो संस्कृत विद्यालय था जिसको तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाद में 2.5 दिन के झोंपड़े में परिवर्तित किया था, उसकी दीवार पर हरिकेली नाटक का आधा भाग अंकित है, आधा भाग लिखा हुआ। इसके अलावा जो शेष आधा भाग है वो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में है, ब्रिस्टल में जहां भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का स्मारक है उसके ऊपर अंकित है। वास्तव में पूरा का पूरा हरिकेली नाटक संस्कृत पाठशाला, जिसे हम आज 2.5 दिन के झोंपड़े के नाम से जानते हैं, जो जिसका निर्माण संस्कृत पाठशाला के रूप में बिसल देव के द्वारा करवाया गया था, पूरा का पूरा हरिकेली नाटक उस पर अंकित किया गया था। और फिर जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे, क्योंकि अजमेर जो था वो अजमेर मेरवाड़ा के नाम से केंद्र शासित क्षेत्र हुआ करता था, यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट का मुख्यालय हुआ करता था, इसलिए अंग्रेज इस ऐतिहासिक स्मारक से, जिसे हम आज 2.5 दिन के झोंपड़े में झोंपड़ा कहते हैं, वहां पर जब टूटा फूटा ये नाटक पड़ा था उसको उठाकर वो इंग्लैंड ले गए और इंग्लैंड में ब्रिस्टल में वहां पर स्थापित उन्होंने किया और वहीं पर राजा राम मोहन राय का स्मारक भी अंकित है। तो ये तथ्य याद रखिएगा कि हरिकेली नाटक का आधा भाग जो संस्कृत में लिखा हुआ है वो 2.5 दिन के झोंपड़े के ऊपर अंकित है और आधा भाग ब्रिटेन में ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय के स्मारक पर अंकित है। इसके दरबारी सोमदेव ने ललित विग्रहराज और ललित विस्तार नामक ग्रंथ की रचना की। वास्तव में एक ही ग्रंथ का नाम है ये। इसका दरबारी कवि हुआ करता था सोमदेव, विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव चतुर्थ का। इन्होंने बिसल देव की उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए ग्रंथ की रचना की जिसे विग्रहराज, ललित विग्रहराज या ललित विस्तार के नाम से जाना। एक ही ग्रंथ है जिसको ललित विग्रहराज भी कहा जाता है और ललित विस्तार भी कहा जाता है। इसमें बिसल देव की समस्त उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। बिसल देव के दरबार में लेखक नरपति नाहल ने बिसल देव रासो नामक ग्रंथ में चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन किया है। अभी जैसे बात आई थी कि बिसल देव जो विद्वान लोग हुआ करते थे उनका आश्रय दाता था। इसके दरबार में कई प्रकार के कवि, साहित्य प्रेमी, लेखक आदि हुआ करते थे। उसी में एक लेखक था नरपति नाहल और इसी नरपति नाहल ने एक ग्रंथ रचा था जिसका नाम था बिसल देव रासो। हालांकि क्योंकि बिसल देव का दरबारी लेखक था इसलिए इसने बिसल देव रासो नामक ग्रंथ लिखा। लेकिन इस ग्रंथ में न केवल बिसल देव बल्कि बिसल देव से पहले के जितने भी चौहान वंश हुए उन सभी चौहान वंशों की उपलब्धियों का वर्णन इस ग्रंथ में नरपति नाहल के द्वारा किया गया। इसलिए केवल बिसल देव का ही वर्णन नहीं है बल्कि बिसल देव से पहले के जितने भी चौहान शासक हुए उन सभी की उपलब्धियों का वर्णन नरपति नाहल ने इस ग्रंथ में किया है। बिसल देव ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया जिसे दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया जिसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। अभी अपन ने चर्चा की थी कि जो बिसल देव द्वारा रचित प्रसिद्ध हरिकेली नाटक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित 2.5 दिन के झोंपड़े पर अंकित है। मैंने आपको यह बताया कि 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है पहले वास्तव में बिसल देव द्वारा संस्कृत पाठशाला के रूप में इसका निर्माण करवाया था जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया। तो इसे अजमेर में बिसल देव ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासक हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान के बाद में जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और अजमेर पर अधिकार कर लिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया, तो मोहम्मद गोरी का जो गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक
इसने फिर अजमेर में इस संस्कृत पाठशाला को तोड़ दिया और वहां पर 2.5 दिन में, कहा जाता है कि 2.5 दिन में उसने इस पाठशाला को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया। इसी कारण से शायद इस मस्जिद को 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। तो ये 2.5 दिन का झोंपड़ा पहले संस्कृत पाठशाला हुआ करते थे जिसका निर्माण बिसल देव ने करवाया था। ये 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। राजस्थान की प्रथम मस्जिद इसलिए कही जाती है कि तुर्कों के द्वारा ही सबसे पहले राजस्थान में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की गई थी। क्योंकि अजमेर दिल्ली अजमेर के अधिकार क्षेत्र में हुआ करता था। अजमेर को पराजित करने के उपरांत तुर्कों के हाथ में दिल्ली भी आ गया और दिल्ली पर तुर्कों का एकाधिकार हो गया और उसके पश्चात उन्होंने इस संस्कृत पाठशाला को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसलिए राजस्थान की पहली मस्जिद होने का श्रेय जो है वो इस 2.5 दिन के झोंपड़े को जाता है तथा इसे 16 खंभों के महल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि 2.5 दिन के झोंपड़े का एक और नाम है जिसे कहते हैं 16 खंभों का महल। जब आप 2.5 दिन का झोंपड़ा देखने जाएंगे तो सबसे पहले खुली जगह प्राप्त होती है, खुली जगह मिलती है। उसके पश्चात एक मतलब अंदर एक खुला बड़ा सा हॉल मिलता है जिसमें 16 खंभे बने हुए, 16 खंभों के ऊपर वो बड़ा सा हॉल निर्मित है। इसलिए इसको 16 खंभों के महल के नाम से भी जाना जाता है। इसका डिजाइनर अबू बकर था तथा इसको विस्तृत रूप इल्तुतमिश ने दिया था। ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा था, इस 2.5 दिन के झोंपड़े को बनाने में अबू बकर का योगदान था और उसी के कहने पर इसका निर्माण इस रूप में किया गया था। लेकिन जिस रूप में इसका निर्माण किया गया उसको और विस्तारित रूप प्रदान करने का कार्य इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। आज जिस हम 2.5 दिन के झोंपड़े को देखते हैं वो 2.5 दिन का झोंपड़ा वो इल्तुतमिश द्वारा विस्तारित मस्जिद है। पहले जिस रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण किया था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके इल्तुतमिश के द्वारा इसको विस्तारित किया गया था। इसकी दीवार पर राज्य का फारसी में सबसे बड़ा व पुराना लेख अंकित है। यह तथ्य भी याद रखेगा, राज्य का सबसे बड़ा और पुराना फारसी में लिखा लेख यदि कहीं पर अंकित है तो वो 2.5 दिन के झोंपड़े पर। 2.5 दिन के झोंपड़े में जब आप जाएंगे तब तो वहां की जो दीवारें हैं वहां की दीवारों पर फारसी भाषा में कुछ लिखा हुआ है जो हम चूंकि फारसी में तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन ऐसा ज्ञात होता है कि उस समय का सबसे बड़ा फारसी का लेख यहाँ पर अंकित जो आज भी देखा जा सकता है। इस मस्जिद पर वर्तमान में सूफी संत पंजाब शाह का उर्स आयोजित होता है। ये जो उर्स है जिसे सूफी संत पंजाब शाह का उर्स कहा जाता है, कहते हैं कि ये 2.5 दिन का उर्स है, 2.5 दिन तक चलता है और इसी कारण से इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहा जाता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहने के पीछे 2 तथ्य हैं। पहला ये कि इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने मात्र 2.5 दिन में करवाया था और दूसरा तथ्य ये कि सूफी संत पंजाब शाह का यहाँ पर 2.5 दिन का उर्स लगता है। शायद ये जो दूसरा तथ्य है कि पंजाब शाह का उर्स यहाँ पर 2.5 दिन का लगता है, इसी कारण से इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। ये ज्यादा सत्य प्रतीत होता है। अजमेर के पास बिसलपुर झील का निर्माण करवाया तथा बिसलपुर कस्बा भी बिसल देव के द्वारा बसाया गया था। ध्यान रखो, आज हम बिसलपुर बांध का नाम जानते। बिसलपुर बांध से अजमेर, टोंक, जयपुर आदि शहरों को पीने के पानी की सप्लाई होती। इस बिसलपुर झील का निर्माण करवाने का श्रेय बिसल देव को जाता है और इस बिसलपुर बांध या बिसलपुर झील के किनारे बिसलपुर नामक कस्बा भी बिसल देव ने बसाया था। बिसल देव ने अपने राज्य में पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। जहां जहां तक बिसल देव का साम्राज्य था वहां पर पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाने का श्रेय भी बिसल देव को दिया जाता है। तो यह है बिसल देव जो इतिहास में अजमेर के चौहानों के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं और जिनका काल मात्र 5 साल का रहा, लेकिन इस 5 साल के काल को भी अजमेर के चौहान वंश के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। और इन्होंने तोमरों को भी पराजित किया था और उसके पश्चात दिल्ली पर अधिकार किया और जब तक वो जिंदा रहे तब तक दिल्ली इनके अधिकार क्षेत्र में रही थी। यह है अजमेर के चौहानों का इतिहास। आज अपन ने बात की आनाजी और बिसल देव की। अगले वीडियो में इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।